उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी बिसात बाकी दलों ने बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन मायावती की खामोशी कई दलों को चुभती नजर आ रही है। वैसे तो उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अपने अलावा पार्टी में कुछ और चेहरे जो उनके भतीजे हैं, भाई हैं, उनके अलावा किन चेहरों को आय करेगी, ये भी एक सवाल है। इसके इतर हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की कांग्रेस यानी सोनिया राहुल खड़गे की कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी इस बात को लेकर कि मायावती से बातचीत करेंगे, ऑफर देंगे, वो हमारे साथ आएंगी और चुनाव मिलकर लड़ेंगे। 2017 का चुनावी नतीजा सबके दिमाग में होगा कि सपा और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ी थी, तो बेहद ही शर्मनाक हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। इसीलिए मायावती की पार्टी जो खड़ी हुई कांग्रेस के वोट बैंक पर, ये समय समय पर खुद मायावती कहती है कि अगर कांग्रेस ने सही से काम किया होता तो बसपा आज उतने आगे नहीं पहुंच पाती, बसपा इतना वोट बैंक नहीं जुटा पाती। लेकिन इन सब के बीच, इन बड़े नामों के बीच, इन बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के बीच एक चेहरा उभर कर सामने आता है। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। आते हैं 2022 का, पहले विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहां पर उन्हें जीत नहीं मिलती, सुर्खियां बटोरते हैं। फिर 2024 में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जिस तरीके से नगीना सीट पर दिन रात एक करके वो अपने लिए खुद प्रचार करते हैं, चुनावी नतीजा जब सामने आता है तो पता चलता है कि जिस सीट पर सपा ने कैंडिडेट उतारा था, जिस सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था, जिस सीट पर बसपा ने कैंडिडेट उतारा था, उन तीनों ही कैंडिडेट को पछाड़कर चंद्रशेखर आजाद सांसद बन चुके हैं। मायावती की बसपा जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, उनका एक भी सांसद नहीं जीता। उस वक्त ये खबरें चल रही थी कि प्रियंका गांधी जो यूपी प्रभारी के तौर पर पहले ही नेतृत्व कर चुकी थी, वो चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में जोड़कर उन्हें अपने साथ रखा जाए। आज नहीं तो कल वो फायदा पहुंचा सकते हैं। शायद प्रियंका और सोनिया की अंदर खाने की रणनीति अगर राहुल और अखिलेश पहले दरकिनार ना करते, तो आज चंद्रशेखर आजाद जैसा एक मजबूत चेहरा इंडिया गठबंधन में होता। अब बात आती है कि क्या अब कोई, मतलब कहा जाता है जब जागो तब सवेरा, तो क्या इंडिया गठबंधन मायावती के रिस्पॉन्स को देखने के बाद चंद्रशेखर से हाथ आगे बढ़ाएगा मिलाने के लिए? क्या उनको अप्रोच करेगा? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद में भी अच्छा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। तमिलनाडु के रिजल्ट देखकर उनका कहना है कि वहां पर अगर टीवी के पार्टी यानी विजय की पार्टी पहली बार उतरती है, 2 ढाई साल 3 साल में मेहनत करके सरकार बना लेती है, तो हम क्यों नहीं? तो उसी को लेकर वो अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे इस बार। और वहां पर विजय ने राहुल गांधी से ही हाथ मिलाया। तो क्या वही समीकरण उत्तर प्रदेश में होंगे? क्या राहुल गांधी मायावती को अगर अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, उनकी बसपा से हाथ बढ़ाने का ऑफर तो दिया, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव रुख नहीं आ रहा है, तो क्या चंद्रशेखर की तरफ रुख करेंगे? इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे खास सहयोगी राकेश जी से। सीधा सवाल है कि क्या मायावती का विकल्प चंद्रशेखर हो सकते हैं सर इंडिया गठबंधन में? देखिए, मायावती का विकल्प मैं अगर कहूं चंद्रशेखर आजाद रावण बड़ा मुश्किल दिखता है। मायावती मायावती नहीं है जी, मायावती काशीराम, मान्यवर काशीराम की उत्तराधिकारी है। मायावती का जो राजनीतिक उत्थान हुआ है वो मान्यवर काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए हुआ। तो मायावती सिर्फ मायावती नहीं है, मायावती कांशीराम द्वारा तैयार की गई दलित नेता है। आप इस बात को याद रखिए। चंद्रशेखर आजाद रावण कौन है? चंद्रशेखर आजाद रावण आज के दौर में अगर उनकी बात करें तो एक दलित नेता, युवाओं को प्रभावित करने वाले, समय समय पर भड़काऊ भाषण देने वाले नेता और दलित अस्मिता के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाले नेता मात्र बनकर रह गए। मैं साफ कर दूं कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण में जमीन और आसमान का फर्क है दीपक भाई। मायावती ने संघर्ष किया है दलितों के लिए, लेकिन दलितों के साथ संघर्ष करते करते कभी उन्होंने ब्राह्मण ठाकुरों के बारे में गलत बयानबाजी नहीं की। समझ रहे? मायावती ने अभी उनका हालिया ट्वीट भी आप देख लो, ईद उल अजहा पे जो उन्होंने किया, तो उन्होंने क्या लिखा? सबको बराबर का सम्मान, भाईचारा। और चंद्रशेखर आजाद रावण का बयान सुनिए।
कि हम चमड़ा उतारना जानते हैं, चप्पल बनाना जानते हैं, सर पर मारना जानते हैं, ऐसे एक स्टेट्समैन और नेता और जन नेता की भाषा नहीं होती कि राम मंदिर बनेगा तो किसको रोजगार मिलेगा। मायावती ने, आपने सुना कि सीधा मुखरता से राम मंदिर का विरोध किया हो, कमियां निकाली, लेकिन मायावती ने बहुत अधिक विरोध किया नहीं। चंद्रशेखर के बयान सुन लीजिए, किसको रोजगार मिलेगा। अरे भैया जाके देखो राम मंदिर के आसपास कितने दलित परिवार हैं जो खुशहाली से अपना पेट भर रहे हैं। और जो चंद्रशेखर आजाद रावण ये सोच रहे हैं, तमिलनाडु का आपने जिक्र किया, मैं इसमें भी बता दूं तो चंद्रशेखर आजाद रावण और विजय में भी जमीन आसमान का फर्क है। विजय की जीत को आप टीवीके की जीत मत देखिए, विजय की जीत को आप विजय मक्कल अयक्कम, मैं आपको बता दूं वीएमआई ट्रस्ट विजय थलपति का चलता आया है लंबे समय से। जो विजय मक्कल अयक्कम ट्रस्ट काम कर रहा था जन सरोकार के, बस विजय ने टीवीके बनाकर उसको राजनीतिक रूप दे दिया। नहीं तो आज दशकों से वीएमआई काम कर रहा था तमिलनाडु के गली गली में, गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब बच्चियों की विवाह के लिए, रोजगार के लिए, दवाई के लिए विजय ट्रस्ट फाउंडेशन काम कर रहा था। ये बहुत, मेरे को नहीं पता कितने लोग जानते नहीं जानते हैं, लेकिन वीएमआई जो विजय से जुड़ा हुआ, सीधा उनके परिवार से जुड़ा हुआ ट्रस्ट था, वो काम कर रहा था। उनके परिवार की छवि एक ऐसी छवि थी, जातिवादी छवि नहीं थी। विजय खुद ईसाई है, आप समझिए, विजय खुद ईसाई है। और तमिलनाडु में कितने ब्राह्मण हैं, कितने मुस्लिम हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो कैसे ये चमत्कार किसी ने सोचा नहीं कि टीवीके सबसे बड़ा दल कैसे बन गया, क्योंकि टीवीके के पीछे वीएमआई के द्वारा किए गए कार्य थे। आज चंद्रशेखर आजाद रावण बोल रहे हैं कि हम यात्रा निकालेंगे 2027, और उस यात्रा को निकाल कर आप करेंगे क्या? आप ठाकुरों को गाली देंगे, आप ब्राह्मणों को गाली देंगे, आप स्वर्णों को गाली देंगे। मायावती जब बात करती है तो मायावती जन सरोकार की बात करती, वो दलित उत्थान की बात करती है, लेकिन ब्राह्मणों, ठाकुरों, स्वर्णों को जूता मारने की बात नहीं करती है। ये एक बारीक अंतर चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती में है। तीसरी बात, जैसे राहुल गांधी ने कहा, दीपक भाई आपने कल चर्चा में कहा था कि राहुल गांधी ने कहा कि मान्यवर कांशीराम, मायावती, इन लोगों के उभार का कारण ये था कि कांग्रेस ने दलितों पर खास ध्यान नहीं दिया, सिर्फ दलित उनकी चर्चा का विषय बन गए, और लेकिन दलितों को व्यापक सहभागिता नहीं मिली, जिम्मेदारी पूर्ण या फैसले लेने वाली सहभागिता। वही कारण था चंद्रशेखर आजाद रावण का उभरने का। आप जाइए नगीना और वहां के लोगों से पूछ लीजिए, आम लोगों से, चंद्रशेखर आजाद रावण का मौजूदा हाल क्या है। कभी आप चले जाते हैं महाराष्ट्र चुनाव लड़ाने और लड़ने, कभी आप चले जाते हैं हरियाणा, यूपी में आप है क्या, ऐसे थोड़ी ना विस्तार होता है कि चार लड़कों के नीले गमछिया का मुरेठा बांध दिया और चलो जी चलो। ऐसे नहीं होता विस्तार। विस्तार, राजनीतिक विस्तार एक समझ के साथ और एक दूरदर्शी विजन के साथ। चंद्रशेखर आजाद रावण को दल नहीं तो अखिलेश यादव बेवकूफ थोड़ी ना है, उनकी राजनीतिक समझ मैं जैसा समझता हूँ चंद्रशेखर आजाद रावण से लाख गुना बड़ी है। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते रहे हमको लीजिए गठबंधन में, लीजिए गठबंधन में, लिया उन्होंने। और मायावती के चंद्रशेखर आजाद रावण को अगर मायावती अपने साथ नहीं रख रही, तो क्या आप मायावती की राजनीतिक समझ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे? मायावती को पता है चंद्रशेखर आजाद रावण क्या है और क्या नहीं है। तो जो इंडिया अलायंस की बात रही, इंडिया अलायंस इसलिए चाहता है कि जो वोटों का कंसंट्रेशन है वो बना रहे, वोट डिवाइड ना हो, जिससे कि सत्ता पक्ष को हटाने में पार्टी और इंडिया अलायंस को मदद मिले। तो अब जिस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया, मायावती और चंद्रशेखर में फिलहाल क्या डिफरेंस है जो बारीकी शायद जनता ना समझ पा रही हो या मीडिया ना दिखा पा रही हो। चंद्रशेखर को सिर्फ ऐसा दिखा रही है कि जीत गए, युवाओं के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये बारीकी भरी बात बहुत कम जगहों पर होती है। लेकिन फिलहाल एक सवाल ये उठता है कि अब विकल्प क्या रहेगा इंडिया गठबंधन के पास? क्या
राहुल अखिलेश की जोड़ी जो 2024 में भी कमाल करी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं करा। बीजेपी एनडीए दल को बहुत बुरी तरीके से रोका है। मतलब जो एक कहा जाता है कि अगर 80 सीटें हैं, जो बहुमत 41 का होता है, उससे तो बहुत पीछे धकेल दिया था उनको, क्योंकि अकेले 37 सीट तो यहाँ पर सपा जीत गई, 6 सीट कांग्रेस जीत गई। तो मतलब कुल मिलाकर उनका भी प्रदर्शन उतना बेकार नहीं था। और उसी के नजरिए से, यानी अगर हम उस 42-43 लोकसभा सीट के नजरिए से भी देखें, अगर विधानसभा के नतीजे निकाल दें, तो आज बहुमत में आसानी से इंडी गठबंधन आ सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि युवाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे, आपने कहा ब्राह्मण ठाकुरों श्रवणों को गाली देते हैं, उनको लेकर कुछ भला बुरा कहते हैं, ताकि ये संदेश जाए कि मैं एक कट्टर दलित हूं और हमेशा इनके लिए ही पक्ष लूंगा। तो दलित वोटर तो ये देख रहे होंगे, क्या उनके मन में आएगा कि चलो चंद्रशेखर के ही साथ चला जाए, क्योंकि 19% से अधिक दलित मतदाता हैं अब भी यूपी में। बिल्कुल दीपक भाई, आपने एक बात तो सही कही कि दलित, आप एक अपनी छवि बना रहे हैं कि दलित नेता, ठीक है जी। मान्यवर कांशीराम क्या दलित थे? मान्यवर कांशीराम क्या दलित थे? दलित उनके साथ क्यों चला? सोचने वाली बात है ना। वीपी सिंह क्या दलित थे? दलित उनके साथ क्यों चला? ये दो बड़े नेता हुए जिन्होंने दलितों को एक धारा में बांधने का कार्य किया, और मान्यवर कांशीराम को तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस भारतीय राजनीति में दलित उत्थान के लिए। चंद्रशेखर आजाद रावण दीपक भाई जो सोच रहे हैं कि हम स्वर्णों को गाली देकर और बड़े दलित नेता हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा का कोई काम नहीं होता इतने लंबे समय से। दलित, आप जाइए, आप राजस्थान की किसी ढाणी में चले जाइए, बिहार के किसी टोले में चले जाइए, यूपी के किसी आंतरिक बस्ती में चले जाइए, दिल्ली के किसी कॉलोनी में चले जाइए, समझ रहे हैं, जहां दलित है वहां आसपास स्वर्ण भी रहते हैं, दूसरे समुदाय भी रहते हैं। हर जगह एक प्रक्रिया बनी हुई है दीपक भाई, ये देश ग्रामीण है। हर जगह अगर आप जाएंगे, तो मैं बिहार या यूपी की बात करूं तो बिहार में कोई पासवान टोली है, या दलित या यूपी में कोई जाटव बस्ती है, तय कैसे होता है किसको वोट करना है? जो वहां का मुखिया होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है, उनकी राजनीतिक चेतना ज्यादा होती है। बैठक होती है, मैं अपनी आंखों देखी बात कर रहा हूँ, अम्बेडकर नगर बैठक होती है शाम को, और वाल्मीकि आश्रम था, वहां बैठक हुई, गांव के तमाम सभी जात के लोग आए, सबने तय किया कि जी हमारे लिए तो ये बेहतर रहा है, और चलो ये हमारी जात का भी नहीं है लेकिन इसने हमारे यहाँ काम कराया है, लड़कों को भी सहयोग किया है, तो इसको दे दो। ऐसे तय होता है। तो उसमें क्या दलितों ने पांडे जी को वोट नहीं किया, या पांडे जी ने किसी पासवान जी को वोट नहीं किया? हाजीपुर से रामविलास पासवान क्यों जीतते रहे? समझिए आप इस बात को। या छपरा से, छपरा ठाकुर बहुल क्षेत्र है, लालू यादव क्यों जीतते रहे? या गोरखपुर से आदित्यनाथ योगी क्यों जीतते रहे? लोग कह देंगे मठ, अरे मठ नहीं भैया, वहां पे तो मुस्लिम पॉपुलेशन में, अब गोरखपुर में जहां मठ है दीपक भाई, उसके आसपास इतना मुस्लिम इलाका है, लेकिन वहां आप चले जाइए, मुस्लिम लोगों से पूछे आदित्यनाथ योगी, तो लोग कहते हैं कि हमारे सर्वे सर्वा है, हमारे लिए सब कुछ करते हैं। कारण, क्योंकि वो करते हैं, वो लोकल के नेता है, वहां सीएम होने से पहले लोकल के नेता है। जब जनता दरबार लगता है तो मुसलमान भी आते हैं, मुस्लिमों की भी परेशानी सुनी जाती है। तो जब चुनाव से पहले ये लोकल गांव, छोटे गांव, शहरों की परंपरा है कि एक बैठक होती है, तय होता है कि भैया इसको वोट करना है, तो फिर उसमें दलित चाहे पांडे जी को वोट करे या पांडे जी पासवान जी को वोट करे। तो चंद्रशेखर आजाद रावण को ये बात समझनी होगी कि भैया अगर आपको बड़ा नेता बनना पड़ेगा, देखिए मायावती को लोग ऐसे दलित नेता तो कहते हैं, लेकिन स्वर्ण विरोधी भी नहीं कहते, इस बात को समझिए। चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए बात कही जाने लगी है कि ये व्यक्ति ना दलितों का हो पा रहा है, ना एक व्यापक राजनेता हो पा रहा है और जननेता हो पा रहा है। अंबेडकर की बात कहने वाले अंबेडकर बाबा साहेब की कितनी बातों का अनुसरण करते हैं, ये भी सब देख सकते हैं उनके भाषणों में।
तो चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण जिस फिराक में है कि अपने आप को बड़ा दलित नेता साबित करे, तो उससे पहले उनको अपने आप को नेता, जन नेता और दलितों के साथ स्वर्णों को भी और बाकी समुदाय को भी, क्योंकि एक नेता 36 कौम को लेकर चलने वाला नेता होता है ना। सबको विश्वास देना होगा कि अगर वो किसी एक पक्ष के हितैषी है तो दूसरे पक्ष के विरोधी नहीं है। तो फिलहाल सवाल वही है कि जिस तरीके से अखिलेश राहुल की जोड़ी ने 2024 के चुनाव में संविधान बचाने को लेकर जनता के बीच अपनी बातें रखकर बीजेपी के खिलाफ, बसपा के खिलाफ बड़े दलित वोट बैंक जुटा लिए, लेकिन अब उनको बनाए कैसे रखेंगे? सोनिया गांधी क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी में एक्टिव कर देंगी? वो भी एक बड़े दलित चेहरे माने जाते हैं, काफी उम्र दराज व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अनुभव का फायदा कहां तक सीमित रहेगा वो उन पर ही निर्भर करता है, कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करता है। लेकिन जो 2024 में वोट बैंक जुटाया गया था दलित का, वो 2027 में किस नाम पर, किसके दम पर बनाए रखेंगे, किस मुद्दे पर बनाए रखेंगे, अभी सवाल फिलहाल वही है। अगली कुछ रिपोर्ट में सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बने रहें चैनल सब्सक्राइब करके। बहुत बहुत शुक्रिया।